हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक पीआईसी का यूनिट नंबर 4। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था एस्ट्रिंजेंट क्या होता है वो देखा था, और इस वाले वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं हिमैटिनिक्स। और हिमैटिनिक्स क्या है वो पूरा देखेंगे, और इस वीडियो में पूरा हिमैटिनिक्स पूरा कवर कर देंगे कि उसमें से जो दो कंपाउंड ये फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, वो भी कवर करेंगे। और इंट्रोडक्शन है अनीमिया, इससे रिलेटेड हिमैटिनिक्स से रिलेटेड अनीमिया, ब्लड के बारे में वो सब देखेंगे, आयरन के बारे में देखेंगे, हीमोग्लोबिन, ये सब। ठीक है, तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिमैटिनिक्स ये पूरा एक वीडियो में रहेगा, तो आप देख लेना एक बार में। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट देखा है कि नहीं, वो चीज़ समझा है कि नहीं, बताना कमेंट में। और बाकी स्टार्ट करते हैं हमारा ये हिमैटिनिक्स वाला चैप्टर। हिमैटिनिक्स क्या है, हिमैटिनिक्स क्या होता है? हिमैटिनिक्स क्या होता है जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराता है। ये एक ऐसा ड्रग होता है जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इसको बढ़ाएगा, तो क्या बढ़ेगा? आरबीसी बढ़ेगा बेसिकली, है ना। सिंपल सी बात है। एक मिनट रुकना। सुना ध्यान से, हिमैटिनिक्स क्या होता है? हिमैटिनिक्स अगर हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहा है तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी बढ़ेगा, तो बेसिकली ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ध्यान से सुनने जाना, ये इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज समझना ध्यान से कि हिमैटिनिक्स क्या है। हिमैटिनिक्स क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ाता है, जिससे आरबीसी बढ़ता है, और जिससे आरबीसी बढ़ेगा तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बढ़ता है। तो हिमैटिनिक्स, और ये जैसे हिमैटिनिक्स बहुत सारी चीजें होती है, जैसे विटामिन बी ट्वेल्व, फोलिक एसिड, ये सब क्या है? हिमैटिनिक्स से। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी हीमोग्लोबिन बनाने में काम आ रहा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं कि कौन कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हिमैटिनिक्स की तरह काम करते हैं हमारे सिलेबस में, वो है फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। और भी अगर बताऊं, ये अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है अनीमिया। ठीक है, या ये समझा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मींस हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ाता है, आरबीसी बढ़ता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। और दो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक जो हम लोग इस सिलेबस में है, फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट। अब ध्यान से सुनना कि ये अनीमिया क्या होता है, इसी से टर्म जुड़ा रहेगा अनीमिया। तो अनीमिया का बस डेफिनेशन ही आएगा इनऑर्गेनिक में, अनीमिया। डिटेल में तो अपनी ये बायोलॉजी में, सॉरी दैट इज एचएपी में। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं अनीमिया की, तो अनीमिया क्या होता है? जब आरबीसी का प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आरबीसी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आरबीसी, अगर आरबीसी की केस में बात करूं तो आरबीसी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन का बैलेंस जब खराब हो जाता है, ठीक है, बैलेंस जब इम्बैलेंस हो जाता है, दैट उस टाइम पे क्या होता है, ये तो क्या होता है, अनीमिया कॉज होता है। मींस अनीमिया क्या होता है, आरबीसी का जो कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है बेसिकली ना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन में, मान लो अनीमिया क्यों होता है? अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है आरबीसी का, तो अनीमिया कॉज होता है। मींस बॉडी में ब्लड की कमी, या फिर बोलो आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होने लग जाती है। इस केस में हम लोग अनीमिया उसको बोलते हैं। और अनीमिया को ठीक करने के लिए ही, अगर समझो अगर मैंने अभी क्या बताया, हिमैटिनिक्स क्या होता है? जो आरबीसी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अनीमिया क्या होता है? अनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का काउंट या हीमोग्लोबिन का काउंट या ब्लड का बोल लो, वो कम हो जाता है। और जिससे वो कम होने के कारण हम लोग हिमैटिनिक्स ड्रग देते हैं, जिसके कारण वो उसका आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी नॉर्मल, सॉरी आरबीसी हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल पे आ जाए और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, ये हिमैटिनिक्स का काम था। और ये अनीमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब यहां तक समझा। अनीमिया कौन कौन से रीजन से हो सकता है? मान लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, या फिर बोलो आरबीसी का लॉस कब कब हो सकता है? आप ध्यान से सुना, 3 केस में हो सकता है। वो 3 केस कौन सा है बताता हूं। पहला केस ये है जहां पर ब्लड का लॉस हो गया। ठीक है, ब्लड क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर ब्लड का लॉस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी कम, हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, 2 अल्फा 2 बीटा चेन इतना याद रखना है। प्रोटीन है जो आरबीसी, जो ऑक्सीजन कैरी, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है।
ठीक है, उसमें जो आयरन होता है, आयरन वाला पार्ट, ठीक है, आयरन वाला पार्ट वो बेसिकली ऑक्सीजन से बाइंड करता है रिवर्सिबली, ठीक है, याद रखना। अब मैं बात करूं ब्लड, ब्लड लॉस के कारण एक तो ये ब्लड का काउंट कम हो जाएगा या आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। दूसरी चीज कब, जब इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्म हो, मीन्स रॉन्ग आरबीसी फॉर्म हो, इम्पेयर्ड आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाए तब भी तब भी तो वो भी गलत है ना, इम्पेयर्ड मीन्स तब भी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एक तो ब्लड लॉस, एक तो है इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन। फिर तीसरा है, और क्या बोल सकते हैं, अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ जाए, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, ये 3 केस में है, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, ये 3 केस में है जहां पर ये आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, ठीक है। एक ब्लड लॉस हो जाए सीधा, और एक इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन हो रहा है, और इम्पेयर्ड मींस गलत आरबीसी फॉर्मेशन, बाइकॉन्केव होता है ना, उसमें ये गलत फॉर्म हो रहा है, कोई भी अलग ही शेप का बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो उस हिसाब से इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन। इम्पेयर्ड कैसे बनता है अगर मैं बताऊं, अगर इम्पेयर्ड की बताऊं, ये कब होता है, जब विटामिन B12 की कमी हो जाए, ठीक है, या फोलिक एसिड की कमी हो जाए। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन क्या होता है, जहां पर जो भी आरबीसी बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो चीजें आरबीसी फॉर्मेशन के हीमोपोइसिस के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब जो चीजें, ये सब जो चीजें एसेंशियल फैक्टर है, अगर उसकी कमी हो जाए तो इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड लॉस हो सकता है, और आरबीसी डिस्ट्रक्शन जब बढ़ जाए तब, तो ये सब के कारण केस में अनीमिया होता है। ये 3 केस है अनीमिया जहां पर हो सकता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी रही बात, अब यहाँ से जुड़ता है आयरन वाला केस, और अगर आयरन का इंट्रोडक्शन चाहो तो इतना तो नहीं पूछेगा ये सब, आयरन क्या होता है, तो एक ये पहले एंशिएंट टाइम में लोहा भस्म का इस्तेमाल किया जाता है, लोहा भस्म, जहां पर वो कैल्साइड आयरन होता है, क्या होता है, कैल्साइन आयरन होता है। बस इतना चीज ये जाने तो, इतना हिस्ट्री में नहीं आएगा, ये सब पूछेंगे नहीं, बस इतना, ये बस नॉलेज के लिए। और एक आता है ब्लॉड्स पिल, याद रखना, ब्लॉड्स पिल, ठीक है। ब्लॉड्स पिल क्या था, ये ब्लॉड जी ने दिया था, ये पिल एक तरीके का पिल था। ये किसके कॉम्पोजिशन क्या था, इसका कॉम्पोजिशन था जहां पर फेरस सल्फेट, क्या लिया, फेरस सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये चीजें, ये पिल का कॉम्पोजिशन था, इसमें फेरस सल्फेट था और पोटेशियम कार्बोनेट, ये पिल दिया जाता था जिनको अनीमिया होता था, ये पिल दिया जाता था, ठीक है, ब्लॉड्स पिल बोलते हैं। ये इतना है, बाकी इसे नहीं पूछेगा इतना, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर अनीमिया क्या होता है वो, और हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन, यहाँ तक क्लियर है। अब चले कंपाउंड की तरफ, चलिए चलते हैं, फटाफट ये रफ कर देता हूँ और फिर कंपाउंड की तरफ चलते हैं। अब कंपाउंड में क्या है, बेसिकली फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, फॉर्मूला बता सकता है कोई कमेंट में तो बताना। फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2, ठीक है, अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में बोला गया तो चलते हैं फेरस सल्फेट की तरफ। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4.7H2O, हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं ये फेरस सल्फेट की, तो कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 278, ठीक है, 278 ग्राम पर मोल, 278 ग्राम पर मोल के अराउंड होता है, 278 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, अगर आ रहा है आपको एग्जाम में याद तो आप लिख सकते हो, बाकी चलिए Fe होता है, O होता है, ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ता है, ये सब, ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, और .7H2 डाल दो, तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर फेरस सल्फेट का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फेरस सल्फेट का स्ट्रक्चर Fe है, ये दो ऑक्सीजन के साथ बाउंड रहता है, फिर यहाँ से सल्फर, इस सल्फर का देखना, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, ठीक है, .7H2, ये होता है स्ट्रक्चर फेरस सल्फेट का। अब मैं बात करूं प्रिपरेशंस की, फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन कहाँ से, प्रिपरेशन, लेबोरेटरी, कमर्शियल, सब देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आपको रिएक्शन याद रखना है, रिएक्शन के फॉर्म में आप ये रिएक्शन याद रहेगा तो आप थ्योरी उसका बना सकते हो, तो मेन आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग को फेरस सल्फेट बनाना, ध्यान से सुनना। अब हम लोग चलो लेबोरेटरी प्रिपरेशन देख रहे हैं, लैब में कैसे बनाते हैं फेरस सल्फेट वो देखते हैं। फेरस सल्फेट लिया, अब फेरस सल्फेट को बनाना है, तो फेरस सल्फेट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आयरन की, तो आयरन लिया, प्लस सल्फेट, सल्फेट कहाँ से आता है, सल्फ्यूरिक एसिड से आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ऐसा रिएक्शन याद करने में हेल्प करेगा। तो फेरस सल्फेट बनाना है, आयरन चाहिए और सल्फेट चाहिए, सल्फेट आ जाएगा हमारे ये सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
सल्फ्यूरिक एसिड और आयरन रिएक्ट करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये था लैब का प्रिपरेशन, ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, कमर्शियल प्रिपरेशन। अगर चाहो तो ये लिख लो, या फिर आप दोनों को एक साथ में लिख सकते हो, ऐसा बाइफरकेट मत करो। अगर कर रहे हो तो इसमें लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन। इसका ये एग्जांपल क्या है, आयरन पायराइड्स, इसको क्या बोलते हैं पता है, ये क्या है, FeS2। FeS2 इसको बोलते हैं आयरन पायराइड्स। ये कहाँ पर मिलता है, जहां पर माइनिंग किया जाता है, हिप्स में मिलता है। ये माइनिंग से हिप्स में, अगर हिप्स में माइनिंग करोगे तो वहां पर ये मिलता है नेचुरली आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स के फॉर्म में मिलता है ये आयरन। और फिर आयरन जब पायराइड से अब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और हाइड्रोजन वाटर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, हमारा बनता है FeSO4 डॉट। आपको रिएक्शन बैलेंस याद होनी चाहिए, नहीं तो बैलेंस के भी मार्क्स करते हैं, ठीक है। तो बाकी आप ये रिएक्शन याद रखो, मेन रिएक्शन याद करना है। जहां पर आयरन पायराइड्स को क्या किया है, देखो FeS पहले से ये ऑक्सीजन चाहिए, तो ये आयरन पायराइड्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, मींस रिएक्ट करवाया और वाटर के प्रेजेंस में, और क्या बना, फेरस सल्फेट बना और सल्फ्यूरिक एसिड साथ में बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, क्लियर है। ये दो प्रिपरेशन बस आपको इतना याद रखना है। तो फेरस सल्फेट सीधा मैं वो पढ़ा रहा हूँ जिससे आप सीधा एग्जाम में ये लिख सकते हो। तो दो रिएक्शन प्रिपरेशन के अंदर लिखना है, और आप एग्जाम में क्या क्या करना है सुनना, रिएक्शन लिखना है, उसका थोड़ा ये रिएक्शन के नीचे इसके कंपाउंड का नाम लिखना है, जो जो कंपाउंड का नाम है, फेरस सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लिखना है। प्लस इसका ये जो रिएक्शन है उसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में भी लिखना है, व्हेन ये आयरन पायराइड्स, ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो ये आपको ऐसा खुद से बना के ये फेरस सल्फेट प्रोड्यूस ऐसा लिखना है आपको पूरा एग्जाम्पल में, पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है। मैं बस ये रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। तो फेरस सल्फेट बनाना है, फेरस सल्फेट के लिए हम लोग को आयरन चाहिए, आयरन मिल जाएगा, आयरन स्क्रैप, ठीक है। और ये हम लोग को ये सल्फेट चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड से मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे चाहिए, आयरन नेचुरली हम लोग को आयरन पायराइड्स के फॉर्म में मिलता है, वो रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाता है फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अब बढ़ते हैं, ये प्रिपरेशन हो गया, बढ़ते हैं आगे, दैट इज इस पे प्रॉपर्टीज पे, इसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम लोग देखते हैं कि उसका कलर क्या है, ओडर क्या है, टेस्ट क्या है, फिर उसका अपीयरेंस क्या है, वो सब देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स होते हैं, ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लूइश ग्रीन होता है, सलाइन टेस्ट होता है, ये याद रखना है। ओडरलेस होता है, ओडरलेस याद रखना है। इफ्लोरेसेंस करता है, इफ्लोरेसेंस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इफ्लोरेसेंस का मतलब अगर इसको खुला छोड़ दिया तो ये क्या करता है, ये एयर के प्रेजेंस में वो वेट हो जाता है, खुद से गीला हो जाता है। तो इफ्लोरेसेंस अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसके पास होता है वो लूज कर देता है, तो इफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर। तो ये चीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इतने आपको याद रखना है। इसकी और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है सॉल्युबिलिटी, ये भी याद रखना कि अगर सॉल्युबिलिटी क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि ये वाटर में क्या करता है, हाईली सोल्यूबल होता है, हाईली सोल्यूबल, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। और में इनसोल्यूबल बोल सकते हैं अल्कोहल के अंदर, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल, ये चीज है, सॉरी अल्कोहल, ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या पड़ा, ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल वायलेट, ये पाउडर होता है, और सलाइन टेस्ट, ओडरलेस, इफ्लोरेसेंस। और सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। फिर अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, बस ये सब चीजें याद रखना, दो रिएक्शन याद रखनी प्रिपरेशन के अंदर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे याद रखना, केमिकल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका तो ऐसे भी याद रखना है क्योंकि ये जो पीडीएफ में है उसमें ये एस्टेरिक का साइन है, मींस इसका ऐसे भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट है। अभी हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे इसमें भी बहुत सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। जैसे ये क्या कर सकता है, मींस इसके रिएक्शंस क्या है वो लिखना होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला है ये क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। तो पहला है डिकम्पोजिशन, ये वर्ड से याद रखो तो आपको पूरा रिएक्शन मीन्स आपको पता रहेगा कि ये क्या क्या रिएक्शन करता है। तो डिकम्पोजिशन हो सकता है इसका, वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखना, रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड लिख दिया हम लोग ने, फेरस सल्फेट, और ये किस किस में डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 गैस निकलता है,
प्लस H2SO4 बनता है और प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये किस किस में डिसोशिएट हुआ, एक ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 13 है, 13 लिखा है यहाँ पर, 13 वाटर मॉलिक्यूल। ये है बैलेंस रिएक्शन है इसका, ठीक है। आपको याद रखना कि ये किस किस में डिसोशिएट होता है वो आपको लिखना है। ये रहा इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा ये क्या करता है, जो मर्क्यूरी का क्लोराइड है उसको मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो HgCl2, ये रहा आयरन हमारा, ये रहा फेरस आयरन, और ये ये क्या होता है हमारा मर्क्यूरस क्लोराइड। ये पता है आपको, ये कहाँ पढ़े थे मर्क्यूरस क्लोराइड, आपको पता है? मर्क्यूरस क्लोराइड हम लोग ने कैलोमेल इलेक्ट्रोड में पढ़ा है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो मर्क्यूलर क्लोराइड मीन्स मर्क्यूरिक, ये रहा मर्क्यूरिक क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में बदलता है, ये चीज का ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, जैसे आयरन हो गया, ये +3 में चले जाता है, +2Cl-, ये भी 2 होता है। ये बैलेंस आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, मेन आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। ये देखो बैलेंस यहाँ पर 2 हो गया, आप बैलेंस देखना, बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो HgCl मीन्स मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस, ऐसे याद रखो। ये दूसरा रिएक्शन है, मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस क्लोराइड में बदलता है, और इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल देता है। ये चीज का ध्यान रखना है। ये 2 रिएक्शंस हो गए, और भी इसके बहुत सारे रिएक्शन है, चलो वो देखते हैं। एक और रिएक्शन है जहाँ पर ये क्या करता है, बेसिकली ये फेरस सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके फेरस कार्बोनेट बनाता है, फिर फेरस कार्बोनेट वाटर में फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलो वो देख लेते हैं, रिएक्शन वाला भी देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ये तीसरा रिएक्शन है, ठीक है। 2 रिएक्शन देख लिए, अब तीसरा रिएक्शन है जहां पर फेरस सल्फेट रिएक्ट करता है हमारे किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और क्या बनता है यहाँ पर, फेरस कार्बोनेट बनता है प्लस Na2SO4 बनता है, दैट इज सोडियम सल्फेट बनता है, ठीक है। फिर ये फेरस कार्बोनेट लेता है वाटर मॉलिक्यूल में, ये रिएक्ट करके क्या बनता है, फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, ये चीज का ध्यान रखना है, प्लस CO2 बनता है। तो ये इसका है थर्ड रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शंस आपको केमिकल रिएक्शंस में लिख के आने, ठीक है। 1 से 2 या 3 रिएक्शन जितने याद आ रही एग्जाम में उतना लिखना है। जहाँ पर फेरस सल्फेट किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया, फेरस कार्बोनेट, फिर फेरस कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना दिया, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। अब बात करते हैं, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग हमारा ऐसे, इसका ऐसे 2 है, बाकी मैं एक ही बता रहा हूँ, आपको जो याद रखना है एक ही। ऐसे पढ़ रहे हैं, चलो ऐसे पढ़ लेते हैं। क्या है ऐसे में क्या करना है हम लोग को, ऐसे होता क्या बेसिकली ये सुनना। ऐसे क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर, ये रहा हमारे पास पर्टिकुलर सैंपल, ये पर्टिकुलर सैंपल है, और इसमें हम लोग को पता करना है कि फेरस सल्फेट कितना है, फेरस सल्फेट इस कंपाउंड के अंदर, पर्टिकुलर सैंपल के अंदर कितना, कितने अमाउंट में, वो अमाउंट पता करने के लिए हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसे का अगर मैं बात करूं, एक इसका ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इसका है एक ऐसे, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस के बेसिस पे ये चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे इसका है जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस पे इसका ऐसे किया जाता है। इसमें करते क्या है हम लोग, KMnO4 लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 0.1 मोलार KMnO4 ब्यूरेट के अंदर लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर 0.1 मोलार KMnO4 लेते हैं, प्लस और जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें क्या लेते हैं हम लोग, फेरस सल्फेट प्लस मीन्स जो भी हमारा कंपाउंड है वो, जो भी हमारा सब्सटेंस है वो, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। जहाँ पर हम लोग, ये मैं बस समझा रहा हूँ, बाकी अगर PDF चाहिए थ्योरी के फॉर्म में तो मैं आपको दे दूंगा, आपको ये याद करने में आसानी लगेगा। लेकिन आप समझो, मेन समझना है, बाकी अगर ये आप समझ जाओगे तो एग्जाम में खुद से भी थ्योरी पूरा बना के लिख सकते हैं। ये ऐसे किसके ऊपर बेस्ड है, रेडॉक्स रिएक्शन पे, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हम लोग जो ये किसके साथ टाइट्रेट करते हैं, KMnO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं हमारे सैंपल को। सैंपल किस में डिजोल्व किया, सल्फ्यूरिक एसिड में। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का अगर ये 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, और सब्सटेंस कितना लेते हैं,
1 ग्राम, तो 1 ग्राम सब्सटेंस को 20 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व करते और कोनिकल फ्लास्क में रखते, और ऊपर जो ब्यूरेट में हम लोग 0.1 मोलार KMnO4 को लेते हैं और ये रिएक्ट करवाते हैं। अब रिएक्शन इसमें होता क्या है, चलो मैं वो बता देता हूँ, ये समझा। अब रिएक्शन क्या होता है, चलो वो दिखा देता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। रिएक्शन इसके पीछे है क्या, इसके पीछे रिएक्शन है, ये देखना, बैलेंस करके लिख रहा हूँ आपको। फेरस सल्फेट है, इसमें जो कंपाउंड के अंदर फेरस सल्फेट रहेगा वो प्लस KMnO4 रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इधर 4 आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, ये देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, सीधा नीचे लिख रहा हूँ, K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, K2SO4 MnSO4 प्लस Fe2SO4 थ्राइस प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ये है इसका रिएक्शन, आपको याद रखना है, एग्जाम में लिख के आना है। यहाँ पर फेरस सल्फेट ये KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, ये पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, और क्या बनता है, फेरस सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे याद रखना है, ये पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और ये फेरस सल्फेट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है पूरे टाइट्रेशन के दौरान, और इसका जो इक्विवेलेंट फैक्टर है वो क्या लिखना है आपको, ये मैं बता देता हूँ। इक्विवेलेंट फैक्टर कि ईच ml 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 इक्विवेलेंट होता है 0.0291 ग्राम के ऑफ फेरस सल्फेट डॉट 7H2O। ठीक है, ये है पूरा, ये 9 है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका ये इक्विवेलेंट फैक्टर। तो आपको ऐसे में क्या क्या लिख के आना है, पहले तो थियरी लिखना है और रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, एंड देन ये आखिरी में ये लिखना है कि 1 ml ऑफ 0.1 मोलार ये 0.0291 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के बराबर होता है इक्विवेलेंट फैक्टर। ये बस इतना लिख के आना है ऐसे के अंदर, बस इतना ही है। अब बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस क्या होता है, चलिए वो देख लेते हैं। यूजेस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यूजेस क्या है, बस सिंपल है। आयरन है तो आयरन का सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, आयरन का सोर्स काम करेगा, तो आयरन सप्लीमेंट। बहुत सारे आयरन के प्रिपरेशंस होते हैं, ओरल आयरन प्रिपरेशंस। ठीक है, ओरल आयरन प्रिपरेशंस, उनमें ये यूज किए जाते हैं हम लोग हेमाटिनिक्स का। ओरल आयरन प्रिपरेशंस के अंदर हम लोग इसका यूज किए जाते हैं बेसिकली। और आप बात कर सकते हो मीन्स ये आयरन प्रोवाइड करेगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे प्रिपरेशन के टैबलेट्स के अंदर फॉर्म में या आयरन सप्लीमेंट के फॉर्म में इसका यूजेज है। ठीक है, इतना याद रखना। बस फेरस सल्फेट का एक डिसएडवांटेज भी, जहाँ पर फेरस सल्फेट को अगर टीथ के कांटेक्ट में लाया तो अगर फेरस सल्फेट को टीथ के कांटेक्ट में लाया तो इसका डीकलराइजेशन कर देगा बेसिकली। हाँ, डिसकलराइजेशन मीन्स कलर को हटा देगा। तो ये चीज है, ये हो गया इसका यहाँ तक। और एक चीज है, बस इतना याद रखना, आयरन सप्लीमेंट, आयरन ओरल प्रिपरेशन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन के सोर्स की तरह काम करता है, ये हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब चलते हैं हम लोग किस पे, अगर इसको ज्यादा अमाउंट में लिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर इसको ज्यादा अमाउंट में लिया तो गैस्ट्रिक में इरिटेशन कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग फेरस ग्लूकोनेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा फेरस सल्फेट था जिसके अंदर इसका ऐसे याद रखना है। अब फेरस ग्लूकोनेट का ऐसे याद नहीं रखना क्योंकि उसके ऊपर एस्टेरिक का मार्क नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस में फेरस सल्फेट का ही ऐसे पढ़ना है और फेरस ग्लूकोनेट का जस्ट उसका प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ना है। फेरस ग्लूकोनेट, ये चीज का ध्यान रखना है। फेरस ग्लूकोनेट का क्या है, जैसे यहाँ पर C12H22FeO14.2H2O, और इसका वेट क्या होता है, वेट होता है 482.18 ग्राम पर मोल। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर आपको याद हो रहा है तो ठीक, बाकी स्ट्रक्चर रहने दो। स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो ठीक है, मैं अगर बनाऊं तो ठीक है, अब बना देता हूँ।
देखो तो ये था पूरा, ये था इसका स्ट्रक्चर। बाकी आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो रहा है तो चलेगा, आपको बस फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रिपरेशंस की। स्टार्ट करते हैं, बना कैसे सकते हैं फेरस ग्लूकोनेट को। नाम से समझ में आ रहा है, पहले तो ग्लूकोज को पहले ग्लूकोनिक एसिड चाहिए होगा, तो पहले ग्लूकोनिक एसिड क्या चाहिए होगा, उसके लिए हम लोग को ग्लूकोज को लेना है, प्लस फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन करना है, ग्लूकोज को C6H12O6 को फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन करना है, और फिर क्या बनता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। ये ग्लूकोनिक एसिड फर्दर हम लोग किसमें ये इस्तेमाल करते हैं, फेरस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। पता चल रहा है कैसे हम लोग को, क्योंकि फेरस ग्लूकोनेट बनाना है तो फेरस चाहिए होगा जो फेरस कार्बोनेट से आएगा, और ग्लूकोनेट चाहिए होगा जो ग्लूकोनिक एसिड से चाहिए, और ग्लूकोनिक एसिड किससे आएगा, ग्लूकोज से आएगा, उसके फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन से आएगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये C6H11, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा फेरस कार्बोनेट, बोला ना फेरस कार्बोनेट चाहिए, तो क्या बन जाएगा, फेरस ग्लूकोनेट बन जाएगा C6H11O7 2 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। ये पूरा रिएक्शन है इसके प्रिपरेशंस का। तो प्रिपरेशंस में आपको ये चीज का ध्यान रखना है, कहाँ ये लैब है, ये लैब का प्रिपरेशन नहीं, लैब का नहीं बोल सकते, कमर्शियली प्रिपरेशन ये इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ो। तो कमर्शियल प्रिपरेशन में कमर्शियली इसको कैसे बनाते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड फिर फेरस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर फेरस ग्लूकोनेट प्लस CO2 और वाटर, ऐसे याद रखना। तो फेरस ग्लूकोनेट बनाने के लिए हम लोग को फेरस चाहिए जो फेरस कार्बोनेट से आएगा, और ग्लूकोनिक ये एसिड चाहिए जो ये ग्लूकोनिक एसिड मीन्स ग्लूकोज से आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये पहला कमर्शियल रिएक्शन। और एक इसका प्रिपरेशन में बताता हूँ, चलो। और एक कौन सा प्रिपरेशन है जहां पर ये क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग अब इनडायरेक्टली फॉर्म करते हैं। अब उसको भी सेम है, यहाँ पर पहले ग्लूकोज लेंगे, उसका फर्मेंटिव ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और ये फिर ग्लूकोनिक एसिड फर्दर, ये ग्लूकोनिक एसिड C6H11O7 फर्दर ये ग्लूकोनिक एसिड हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड से हम लोग को क्या बनेगा, बेरियम ग्लूकोनेट बनेगा। बेरियम ग्लूकोनेट बन जाएगा, याद रखना है, प्लस 2HCl बनेगा। तो बेरियम मेन कंपाउंड का ध्यान रखना, हम लोग क्या बने, ग्लूकोनिक एसिड बना, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड फिर बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम ग्लूकोनेट बन गया। अब बेरियम ग्लूकोनेट को लिया फर्दर आगे, बेरियम ग्लूकोनेट को लिया हम लोग ने, और किसके साथ रिएक्ट कर दिया, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर दिया, तो हमारा फेरस ग्लूकोनेट बन गया। हमारा जो चाहिए था प्रोडक्ट वो बन गया, प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज है इसका रिएक्शन। ये सेकंड प्रिपरेशन है, कमर्शियल का ही सेकंड प्रिपरेशन है, कमर्शियल ही चल रहा है सेकंड प्रिपरेशन। यहाँ पर ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बेरियम क्लोराइड, बेरियम ग्लूकोनेट फेरस सल्फेट के साथ फेरस ग्लूकोनेट और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट, ठीक है। तो ये चीज था, आपको ये चीज का इतना ध्यान रखना है। ये था पूरा रिएक्शन। अगर ठीक है, इतना ठीक है यहाँ तक। और अगर मैं बात करूं लैब की प्रिपरेशन क्या है इसका, तो लैब की प्रिपरेशन हम लोग दो कंपाउंड के रिएक्शन के थ्रू हम लोग ये फेरस सल्फेट बनाते हैं। एक है कैल्शियम ग्लूकोनेट और एक है फेरस सल्फेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम लोग, ये लैब है, ठीक है, लैब का प्रिपरेशन है। कैल्शियम ग्लूकोनेट को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके हमारा फेरस ग्लूकोनेट बन जाएगा, प्लस कैल्शियम यहाँ पर फ्री हो जाएगा। तो ये है, तो फेरस सल्फेट कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये है कैल्शियम ग्लूकोनेट से हम लोग फेरस ग्लूकोनेट बना दिया विद द हेल्प ऑफ FeSO4 फेरस सल्फेट के। ये लैब का प्रिपरेशन था। ये तीन पूरे प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट इन द ये हमारे फेरस ग्लूकोनेट के अंदर। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज? क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये इसका कलर कौन सा होता है, ये क्रीम कलर का होता है, क्रीम बोल लो या फिर पेल ग्रीनिश। बेसिकली क्या मैं बोल रहा हूं, पेल ग्रीनिश
येलो कलर का एक पाउडर होता है, पेल ग्रीनिश येलो कलर का पाउडर होता है। इसका अपीयरेंस अगर नेट पे सर्च करूँ तो आपको पता चल जाएगा, पेल ग्रीनिश, ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूँ, अगर ये किसमें सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। इनसॉल्युबल मोस्टली कंपाउंड में आप इनऑर्गेनिक वाले में यही देखोगे, जहां पर हम सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या होता है, फाइनली पाउडर होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्लाइटली ऑर्डर किसकी जैसा होता है, इसका ऑर्डर बर्न्ड शुगर की तरह, बर्न्ड शुगर की तरह इसका स्मेल होता है, ठीक है। इतना चीज इसके फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, पेल कैसा दिखता है, इसका स्मेल क्या है, इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल किसमें है वो बताना है आपको, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सॉल्युबल होता है बाय हीटिंग, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना याद रखना है कि पेलिश ग्रीन येलो है और ग्रीनिश येलो कलर का होता है, और सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल और बर्न्ड शुगर की तरह स्मेल है। तो सॉल्युबल कैसे होता है वाटर में, बाय हीटिंग करेंगे तो सॉल्युबल होता है। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं, हम लोग सॉल्युबिलिटी भी देख लिया, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में फिलहाल इसके लिए रिएक्शन आपको याद, अगर आपको कहीं रिएक्शन मिल रहा है किसी बुक में तो आप ठीक है आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखोगे क्या, सीधा पहला लिखना कि इसका जो एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो क्या होता है, बेसिकली एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक, ये आप केमिकल नेचर प्रॉपर्टीज में लिखना, एसिडिक इन नेचर होता है। प्लस दूसरा 1 in 20 सोल्यूशन, 1 in 20 सोल्यूशन इसका क्या होता है, एसिड टू लिटमस होता है, एसिड टू लिटमस। ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लिखना है। एग्जाम रिएक्शंस आपको याद नहीं रखने, अगर मिल रहा है कहीं बुक में रिएक्शन इसका तो आप ठीक है आप याद कर सकते हो। बाकी ये याद रखना, फेरस इसका जो एक्वस सोल्यूशन है फेरस ग्लूकोनेट का, वो एसिडिक इन नेचर होता है। प्लस इन 1 in 20 सोल्यूशन मीन्स 20 में से एक सोल्यूशन क्या होता है, एसिड टू लिटमस। 1 in 20 सोल्यूशन एसिड टू लिटमस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। यूजेस की बात कर लूं, इधर ही बात कर लेते हैं यूजेस की। तो यूजेस क्या होता है, ये भी सेम हिमैटिनिक्स की तरह यूज होता है, तभी हिमैटिनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो हिमैटिनिक्स की तरह यूज होता है, प्लस हिमैटिनिक्स के अंदर यूज होता है, प्लस आयरन सप्लीमेंट्स, अगेन सेम चीज है, आयरन सप्लीमेंट्स बोलो ये। पर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना है, यहाँ पर ये ना ये बाकी फेरस सॉल्ट्स जो भी फेरस सल्फेट और बाकी और भी जितने फेरस सॉल्ट्स है उससे ये लेस साइड इफेक्ट वाला शो करता है। तो ये चीज तो अच्छी होगी कि लेस साइड इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू अदर सॉल्ट्स के कंपैरिजन में लेस साइड इफेक्ट को शो करता है। बहुत सारे प्रिपरेशंस में यूज होता है, आयरन सप्लीमेंट की तरह यूज होता है और हिमैटिनिक्स की तरह यूज होता है। तो ये चीज था इसके यूजेस। तो बेसिकली ये पूरा था हमारा हिमैटिनिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। और चलिए रिवाइज कर लेते पूरा चैप्टर अगेन, एक ओरली बताता रहा हूँ कैसे पूरा रिवाइज करवा देते हैं कि जो पढ़े आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले पढ़े थे दैट इज हिमैटिनिक्स क्या होता है। हिमैटिनिक्स क्या होता है बेसिकली, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना। हिमैटिनिक्स क्या होता है, हिमैटिनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे हिमैटिनिक्स क्या, हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन या ब्लड का फॉर्मेशन करता है और जिससे हमारा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कब कम हो जाता है, ये किस केस में जरूरी होता है, अनीमिया के केस में। अनीमिया के केस में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है आरबीसी की, जिससे क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। और अनीमिया के 3 रीजन से हम लोग ने पढ़े थे, पहला है ब्लड लॉस, ठीक है, फिर इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन, और क्या होता है ये हीमोलाइसिस, मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। इतना इंट्रोडक्शन था, फिर आयरन पढ़ा था, आयरन बेसिकली लोहा भस्म ये सब पढ़ा था, बाकी उतना वो याद नहीं रखना है। बाकी फिर सीधा हम लोग आते हैं हमारे कंपाउंड की तरफ, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना है, मीन्स उसका फॉर्मूला याद रखना है। और प्रिपरेशन में हम लोग ने ये आयरन को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए थे, याद आ रहा है आपको। फिर एक आयरन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए थे, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। फिर सीधा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देख के याद रखना है। बुलिश क्रिस्टल होता है, नेट पे सर्च करो, फोटो याद कर लो, फोटो याद रहेगा तो आप खुद से खुद उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा था हम लोग ने, सॉल्युबिलिटी क्या, वाटर में सॉल्युबल, अल्कोहल में इनसॉल्युबल। अब मैं बात करूं या फिर बोल लो बॉइलिंग वाटर में, तो जब वाटर में सॉल्युबल है तो बॉइलिंग वाटर में तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सॉल्युबल रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हो वेरी सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर, सॉल्युबल इन ये वाटर और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल।
फिर हम लोग ने इसके ऐसे के ऊपर पढ़े थे। ये पहले तो चलो हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग ने 3-4 रिएक्शंस पढ़े थे। वो क्या है, यहाँ पर इसका डीकम्पोजिशन पढ़ा था, ठीक है। फेरस का याद करो, बस मेन वर्ड याद करा रहा हूँ। फेरस जो सल्फेट है उसका डीकम्पोजिशन, जहाँ पर वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, याद आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फिर एक रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पर मर्क्यूरी को मर्क्यूरस क्लोराइड में बदला था, ठीक है। फिर तीसरी रिएक्शन में जहाँ पर वो फेरस सल्फेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके फेरस कार्बोनेट बनता है। फिर वो फेरस कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। फिर इसका ऐसे के बारे में पढ़ा था। ऐसे किसके थ्रू करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप है ऐसे, जहाँ पर किसके साथ टाइट्रेट करते हैं 0.1 मोलर KMnO4 के साथ। और सैंपल में क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि जो इसमें हम लोग ये हमारा सैंपल डिजोल्व किए रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसका जो इक्विवेलेंट फैक्टर वो आपको याद रखना है, 0.029 का था ना अराउंड, ये वो चीज़ याद रखना है। यहाँ तक याद हो गया। यूजेस अगेन आयरन प्रिपरेशन हेमेटिक्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग आ गए थे फेरस ग्लूकोनेट की तरफ। फेरस ग्लूकोनेट, इसका ये आपको फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, स्ट्रक्चर याद हो रहा है तो अच्छी बात है। और अगर बात करो कमर्शियल प्रिपरेशन की, तो हम लोग पहले ग्लूकोनेट, हम लोग देखो फेरस ग्लूकोनेट चाहिए, ग्लूकोनेट आएगा हमारे ग्लूकोनिक एसिड से। ग्लूकोनिक एसिड कहाँ से आएगा, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोनेट बन गया और ये रहा फेरस, ठीक है, याद रखना ध्यान से। ये है फेरस। फेरस कहाँ से आएगा, फेरस कार्बोनेट से आ जाएगा, ठीक है। वहां से हम लोगों ने फेरस ग्लूकोनेट बनाया, ये पहला था रिएक्शन। फिर दूसरा हम लोग ने बेरियम क्लोराइड का यूज करके बनाया था। यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बेरियम ग्लूकोनेट बना था। फिर बेरियम ग्लूकोनेट को हम लोग ने किसके साथ रिएक्ट किया था, दैट इज फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया था, हमारा फेरस ग्लूकोनेट बन गया। फिर तीसरा और एक लैब का प्रिपरेशन था जहां पर हम लोगों ने क्या किया था, याद करो, कैल्शियम ग्लूकोनेट को लिया और फेरस सल्फेट को लिया, वहां से फेरस और ग्लूकोनेट मिलकर के फेरस ग्लूकोनेट बन गया। ये चीज का ध्यान रखना है। रफली ऐसे याद करो, आपको चैप्टर ऐसे याद रखने हैं रफली, ठीक है। अब बात करो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देख के याद रखनी है, ठीक है। उसको फोटो देख लिया करो इसलिए। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो उसका जो एक्वा सॉल्यूशन वो एसिडिक इन नेचर होता है। 1:20 सॉल्यूशन एसिडिक टू लिटमस होता है, ठीक है। और यूजेस की बात करूं तो हेमाटेनिक्स, आयरन सप्लीमेंट और लेस साइड इफेक्ट अदर ये आयरन के सॉल्ट जितने होते हैं उससे वो लेस साइड इफेक्ट ये शो करता है। इतना ही चीज याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे टैबलेट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, ये सब आपको ऐसे लिख सकते हो, आयरन टैबलेट्स में ये सब में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा था पूरा चैप्टर हेमाटेनिक्स। बाकी वीडियो समझाई कि नहीं बताना कमेंट में, अगर वॉइस में थोड़ा दिक्कत है तो सॉरी। बाकी वीडियो समझ आए कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।